उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही यात्रियों का उमड़ा जनसैलाब। निर्धारित संख्या से ज्यादा पहुंच रहे श्रद्धालु। क्या सरकार की तैयारी पूरी या व्यवस्थाएं अधूरी? चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी पर कांग्रेस ने खेला दाव। लंबी माथापच्ची के बाद लिया फैसला, 31 मई को होगी वोटिंग। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम 2023 में बनकर होगा तैयार। बोले दिव्य और भव्य बनेगा 5वां धाम। और उत्तराखंड में बढ़ रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ। देहरादून और हरिद्वार अव्वल आपराधिक मामलों में, सोशल मीडिया बड़ी वजह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब जो है वो उमड़ रहा है। सीमित संख्या से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 7,53,027 जो पंजीकरण है वो हो चुके हैं। पंजीकरण कर संख्या जो है वो बताई जा रही है कि इतने लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा लिया है। कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल दिए जाएंगे और उसके बाद संख्या में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही 23,000 लोगों ने कल ही केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए। हालांकि संख्या निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 23,000 लोगों ने कल बाबा केदारनाथ में जाकर बाबा केदार के दर्शन किए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव चैट पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ चुके हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि निर्धारित संख्या से ज्यादा जो है वो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं, 4थे धाम का कपाट खुलना है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल कल जो 4वें धाम है, यानी कि 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम के जो कपाट कल खुलने हैं और सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही जो चारों धामों के कपाट हैं वो खुल जाएंगे। और जो श्रद्धालु हैं जो चारों धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनको चारों धामों के दर्शन कल से शुरू होने हो जाएंगे। और सीधे तौर से जिस तरीके से कल जो सैलाब केदारनाथ धाम में देखने को मिला और जो कैपेसिटी वहां पर बताई जा रही है कि 14,000 सरकार ने एक दिन में तय की हुई है कि 14,000 लोग केदारनाथ धाम में दर्शन कर सकते हैं, वो आंकड़ा कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास था। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरीके से सरकार ने पहले से ही इस बात को लेकर इस पर संकेत दे दिए थे कि इस बार जो चारधाम यात्रा होने वाली है वो ऐतिहासिक होने वाली है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, तो उसकी झलक कहीं ना कहीं कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय देखी गई। और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो ज़्यादा सुगम है, तो इसलिए बद्रीनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर भी हैं। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर और ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद हो सकते हैं। जो श्रद्धालुओं की आस्था बद्री विशाल में रहती है वो काफ़ी गहरी आस्था उसको माना जाता है और बड़ी तादाद में कपाट खुलने के दिन वहां पर भी श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार ने जो तैयारियां की हैं, सरकार लगातार यही कह रही है कि सरकार के स्तर से पूरी जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं।
हालांकि जिस तरीके से अब जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं वहां पर पर्याप्त हैं, ये अब देखने वाली बात होगी जब चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिन्हें उत्तराखंड में कहते हैं कि 5वां धाम जो हेमकुंड है, तो उसके बाद जो सिख श्रद्धालु होते हैं वो और बड़ी तादाद में जो उत्तराखंड पहुंचते हैं। और जो चमोली जनपद में जो ये 5वां धाम पड़ता है हेमकुंड साहिब, उसके बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें और इजाफा चारधाम यात्रा रूट पर भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ऋषिकेश जो द्वार चारधाम यात्रा का कहा जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है वहां पर वाहनों की जो संख्या है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। और उस लिहाज से अगर जब हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलेंगे तो जो ये यात्रियों की संख्या का आंकड़ा है ये और ऊपर एक दिन में जाने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर सरकार की जो गाइडलाइन है चारों धामों में दर्शन करने की, उसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया है कि 38,000 लोग एक दिन में चारों धामों में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, आंकड़े में कमी या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से सैलाब चारों धामों में उमड़ने की उम्मीद है, तो उससे कहा जा सकता है कि जो 50,000 के करीब जो श्रद्धालु है वो चारों धामों के दर्शन एक दिन में यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अब क्योंकि जून का महीना जो छुट्टी का होता है और जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो इस वजह से भी जो चारधाम यात्रा पर लोग जो है वो ज़्यादा पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जो मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जून का जब महीना आएगा तो श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। जी मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, इसी बीच कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है कि किस तरीके से प्रशासन आगे की अपनी तैयारी लेकर चलेगा, क्योंकि ये यात्रा 6 महीने तक चलेगी? देखिए, बिल्कुल कोरोना का मामला अपनी जगह है, क्योंकि सीधे तौर से कह सकते हैं कि इस समय देश में कहीं भी कोई प्रतिबंध लगाया हुआ नहीं है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी इस तरीके से कोई प्रतिबंध जो श्रद्धालुओं के लिए लगाया हुआ नहीं है, कहीं आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो कोविड कर्फ्यू जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस वजह से जो चारधाम यात्रा इस बार हो रही है उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। और जब हमने भी इस बारे में तमाम जानकारी जुटाई या तमाम तरह की जो है चैनल के माध्यम से भी खबरें प्रसारित की, तो कुल मिलाकर यही बात निकलकर सामने आई प्रदेश सरकार के स्तर से, क्योंकि देश में कोविड कर्फ्यू को लेकर जो कोविड कर्फ्यू वो है नहीं, कोई गाइडलाइन कोविड को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है। तो इस लिहाज से वो कोई प्रतिबंध यात्रा पर भी लगाने नहीं जा रहे हैं। जहां तक सीधे तौर से जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं वो भी यही अपील करते नजर आए कि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर से फ्री में वैक्सीन यहां पर कोविड की लगाई है, तो जो डबल डोज वैक्सीन लगा चुके हैं या बूस्टर डोज की जिनका नंबर आ चुका है, तो वो बूस्टर डोज लगाकर यहां पर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो संक्रमण है वो फैलने के संभावना खत्म हो जाती है। तो वैक्सीन ही एक उपचार है। और हम भी चारधाम यात्रा पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे यही अपील करते हैं कि जो भी लोग चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जो चारधाम यात्रा से संबंधित लोग हैं, जो वहां पर कामकाज देखते हैं या जिनके रोजी रोटी का सवाल वहां पर होता है, वो भी पूरी तरीके से कोविड नियमों का ध्यान रखें, लगातार मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें। और सीधे तौर से जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा, तभी जो सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश है वो देश में भी जा सकता है। और जिस तरीके से अभी चारधाम यात्रा चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रही है। और यही वजह है कि कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया, क्योंकि आर्थिकी का सवाल है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर रीट कहें तो चारधाम यात्रा माना जाता है, तो चारधाम यात्रा का जो सरकार है वो भव्य तरीके से इसको संचालित भी करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं कोविड नियमों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, तभी जो आगे भी चारधाम यात्रा अगर कोरोना नहीं फैलता है तो तभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। अगर कोरोना बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर से सरकार को भी स्टेप लेने पड़ेंगे। इसलिए जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में सुबह 6:25 पर खोल दिए गए। अब 6 महीने तक बाबा के भक्त धाम में आकर बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10,000 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के बाद धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। इस दौरान सीएम धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी केदारनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोड़ाखाल में आयोजित श्री गोलजू संदेश यात्रा में समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने पूजा अर्चना कर गोलजू महाराज से प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने गोलजू महाराज मंदिर में प्रार्थना की और भक्तों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। आपको बता दें कि अपनी धरोहर संस्था द्वारा गोलजू संदेश यात्रा 24 अप्रैल से मुनस्यारी से शुरू की गई थी, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों से होते हुए नैनीताल के घोड़ाखाल गोलजू मंदिर पर समापन के वक्त पहुंची। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। 5वें धाम के रूप में विकसित हो रहा सैन्य धाम भव्य बनेगा ताकि लोग दूर दूर से देखने आए। सैन्य धाम हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको 2023 तक किसी भी हालत में हमने पूरा करना है। उसके लिए मैंने आज एक मीटिंग रिव्यू करने के लिए आज अपने कैंप कार्यालय पर आहूत की थी, जिसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण, अपर सचिव, हमारे डायरेक्टर, डीएम व कार्यदायी संस्था के सारे अधिकारी मौजूद थे। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधने के लिए निर्मला गहतोड़ी के नाम पर मोहर लगाई है। कांग्रेस नेता निर्मला गहतोड़ी पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। अब देखिए, पार्टी का फैसला है और सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। उन्हें प्रत्याशी कांग्रेस के सारे हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो निर्वाचित हैं, एकजुट होकर पूरी तत्परता के साथ इस चुनाव को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उनको पूरा सपोर्ट रहेगा, सबका सपोर्ट रहेगा। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने शादाब शम्स ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को कमजोर प्रत्याशी कह रहे हैं, साथ ही सीएम धामी की जीत का भी दावा कर रहे हैं। चंपावत चुनाव में कांग्रेस लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए उनके जो प्रत्याशी थे उनके प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया। इसलिए एक महिला प्रत्याशी को, जो बहुत कमजोर है राजनीतिक तौर पे, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐतिहासिक जीत की ओर उनके कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। चंपावत की जीत उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है और कांग्रेस का ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का सरेंडर है जो कांग्रेस ने किया है। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक की गई। बैठक में पीआरओ, राज्यसभा सांसद जीसी चंद्रशेखर और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश भर में चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए, साथ ही चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। देखिए, आज प्रदेश निर्वाचन अधिकारी पीआरओ जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं चंद्रशेखर जी, वो उनका मार्गदर्शन मिला है और हर जनपदवार, महानगरवार जिला निर्वाचन अधिकारी घोषित किए गए हैं। उनको दायित्व दिया गया है जनपदों में जाकर वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ब्लॉक वाइज और नगर में, ब्लॉक में पीसीसी के सदस्य चुने जाने हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस में उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने ये घोषणा की, जिसको लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड के जिस नारे की बात की जाती है उसी और कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ज्योत सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। के वरिष्ठ नेता हैं, कई विधानसभा चुनाव लड़े हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस के रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी पीड़ा उन्होंने आज सार्वजनिक रूप से जाहिर की है और कांग्रेस छोड़ने का जो ऐलान किया है उन्होंने नहीं, चंपावत में पूर्व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है तो कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया है। तो ये सिलसिला जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो बढ़ता जा रहा है और जो कांग्रेस जो है तो अब जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार को ही केवल सत्ता में प्रभुत्व को बनाए रखने का जिनका उद्देश्य बन गया, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय का विधायक अरविंद पांडे ने औचक निरीक्षण किया। विद्यालय की मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए अरविंद पांडे खुश हुए। उन्होंने कहा कि जो सपना उन्होंने क्षेत्र के बच्चों के लिए देखा था वो सपना आज पूरा हुआ है। हर वर्ग के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय मील का पत्थर साबित हुआ। ये भगवान की कृपा है और मैं आम जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आम जनता ने सरकारी सिस्टम पे विश्वास करना चालू किया है। यही वजह है कि आज प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के लोग हमारे इंग्लिश मीडियम के जो हमने स्कूल बनाए हैं और सब जगह विषयवार अध्यापकों की तैनाती कराने की वजह से आज आम जनता ने हम पे विश्वास किया है और अपने पालेयों को एडमिशन सरकारी स्कूलों में देना चालू किया। ये बहुत अच्छी बात है। आज की स्पेशल रिपोर्ट राज्य की महिलाओं से जुड़ी हुई है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बढ़ते अपराध के ग्राफ में बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामले सबसे ज्यादा शामिल है। आखिर बढ़ते अपराध में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं बल्कि बढ़ते अपराध की तस्दीक उत्तराखंड पुलिस के आंकड़े कर रहे हैं। हालांकि राज्य की पुलिस इस बात का दावा जरूर करती आई है कि प्रदेश में महिलाओं को लेकर पुलिस महकमा सख्त है, लेकिन पिछले 3 सालों के आंकड़े पुलिस के इस दावे की कलई खोलते साफ नजर आ रहे हैं। साल 2019 के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में रेप के मामले 546 थे। रेप के प्रयास के 504 मामले आए। इसी साल 62 महिलाओं की हत्या भी हुई। साल 2019 में ही 54 महिलाएं दहेज उत्पीड़न की शिकार हुई, जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाने वाला आंकड़ा 298 है। ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट की 39 महिलाएं शिकार हुई। महिलाओं से संबंधित अन्य मुकदमे 628, 498 और 640 से ज्यादा मामले हैं। गौर साल 2020 के आंकड़े पर करें तो साल 2020 में प्रदेश में 570 मामले रेप के दर्ज किए गए। इसके साथ ही 500 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश हुई। 33 महिलाओं को मौत के घाट भी उतारा गया। दहेज उत्पीड़न की वजह से 63 महिलाओं की जान गई। बहला फुसलाकर महिलाओं के साथ हुए अपराध की संख्या 237 है। तो वहीं ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट की 69 महिलाएं शिकार हुई। महिलाओं से संबंधित अन्य मुकदमे 687, 498 के 668 से ज्यादा मामले हैं। चलिए एक नजर साल 2021 के आंकड़ों पर डालते हैं। साल 2021 में राज्य में 741 रेप के मामले सामने आए। इसके साथ ही 707 महिलाओं से रेप की कोशिश हुई, जबकि 52 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया। दहेज उत्पीड़न के कारण 70 महिलाओं की जान गई। 370 महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाया गया। साल 2021 में ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट की 71 महिलाएं शिकार हुई। महिलाओं से संबंधित अन्य मुकदमे 900, 498 के 910 मामले सामने आए। साल 2019 की सभी महिलाओं के साथ हुए अपराध के आंकड़े को जोड़ें तो 2814 मामले हैं। साल 2020 में 2810 महिलाएं अपराध का शिकार हुई हैं। तो वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 3836 पर पहुंच गया। राज्य के 2 जिले देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मामले सामने आए हैं।
112 के हेड मुकेश ठाकुर ने जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में जारी आपातकालीन सेवा 112 में हर रोज 100 से ज्यादा महिलाओं से अपराध के खिलाफ शिकायतें आती हैं, जिन्हें यहां से संबंधित जनपदों के थानों में ट्रांसफर किया जाता है। बाद में टीम घटना से संबंधित पीड़ित से अपडेट लेती है। महिला से जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए साल 2021 में सितंबर महीने में प्रदेश में गौरानंदा ऐप की शुरुआत की गई। अब तक इस ऐप के जरिए 134 शिकायतें दर्ज की गई हैं। कार्रवाई के लिए, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल रूम है ये स्टेट कंट्रोल रूम है और ये सभी जनपदों से लिंक है और सभी जनपदों के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर हैं, हम तुरंत कार्रवाई के लिए उनको प्रेषित करते हैं कंप्यूटर से ही। और साथ ही साथ जो 1090 महिला हेल्पलाइन है उसको भी सूचना जाती है, तो उस पर जो त्वरित कार्रवाई है वो थाने के द्वारा की जाती है और उसमें जो एक्शन बाद में भी लेना है, कुछ लेना है, तो वो महिला हेल्पलाइन संबंधित जनपद के द्वारा भी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। सूबे का अपराध और कानून व्यवस्था संभाल रहे डीजीपी अशोक कुमार खुद ये मानते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हुए अपराध में इजाफा हुआ है। अपराध की वजह सोशल मीडिया भी बनकर सामने आया है। महिलाओं के साथ हुए अपराध में रेप की घटना में इजाफा होने का कारण पहले दोस्ती, प्यार और फिर रेप है। महिला अपराध एक्चुअल में बढ़ रहा है कि नहीं, ये तो मैं अभी डिबेटेबल हो सकता है, किंतु वो कागजों में जरूर बढ़ रहा है, ये सच है। क्योंकि अब महिलाएं सामने आ रही हैं, पहले महिलाएं सामने नहीं आती थी, उनमें अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सामने आने की हिम्मत भी बढ़ रही है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। एक बात जरूर है, जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ है उसके बाद कुछ जो है ह्यूमन रिलेशंस भी ऑनलाइन हो गए हैं, सोशल मीडिया पे आ गए हैं, तो वो रिलेशनशिप जो सोशल मीडिया पे है उसमें भी क्राइम होने लगा। खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराध के मामले एक बड़ी चिंता का विषय है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट गहराया हुआ है। आलम यह है कि खपत के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अन्य राज्यों में महंगी दरों से बिजली खरीदनी पड़ रही है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें उन्होंने सौर ऊर्जा पर काम करने की इच्छा जताई है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हमने अलो कर दिया है सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए। दूसरा, एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था कि हम सौर ऊर्जा पर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उसमें रूफटॉप सोलर से लेकर बंजर पड़ी हुई लैंड और उसके साथ साथ जो आपके कैनाल और जलाशय उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने को लेकर के, तो उसमें एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन करना चाह रहे हैं। वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में कराया जाएगा। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारिखाल, डाकघर और स्टेट बैंक में इंटरनेट सेवा न होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतें आ रही है। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये RD जमा होने में दिक्कत होती है। ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जेरीखाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है। 31 मई को चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। साइकिल रैली में DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने भी हिस्सा लिया। DM नरेंद्र भंडारी ने बताया कि रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी वोटर्स, चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई का, उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई।
देहरादून में संपत्ति के लालच में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां और 3 बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद भी मुख्यदर्शक पुलिस बनी रही, जिसके बाद तीनों बेटी अपनी मां के साथ सड़कों पर वक्त गुजार रही है। पुलिस से इंसाफ की भी गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार की माने तो पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले पर पीड़ित बहनों का कहना है कि वे तीनों बहनें अपनी बीमार मां का इलाज सालों से करा रही हैं, लेकिन उनका भाई कभी भी उनकी खैर खबर नहीं ले रहा था। लेकिन अब मकान पर कब्जा करने पर उन सबको बाहर निकाल दिया गया। मेरे बड़े भाई ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया है और ये घर मेरे नाम से है। ये पट्टे की ज़मीन है सर, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी जो है वो 72 साल की हैं और उनकी पूरी देख रेख सर मैं ही करती हूँ। और हमारा एक गोरखपुर में भी घर है जो कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, 10 बीघा खेती। और मेरे भाई ने वहाँ की ज़मीन बिना मेरी मम्मी को बताए, बिना हम तीनों बहनों को बताए अपने नाम करा ली और अब वो इसके बाद यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है। हमने सर को हर जगह हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करी, हर जगह कंप्लेन करी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, तो क्योंकि देखो जो काबिज है, निगम की भूमि जो काबिज है वही तो मालिक होगा ना। कोई रजिस्ट्री की ज़मीन तो है नहीं जो आके आप अपना हक मांगोगे। अब जिस तरह से इनके 20 बच्चे आके अंदर तंबू ला के बैठे हुए, तो ये तो गलत है ना। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सुबह आया था, गेट तक खोलने को तैयार नहीं है। मेरे से पूछते आप कौन हो, मुझे तक नहीं जानते हैं। 72 साल की इनकी माँ है, घर से बाहर है। इन्होंने बाहर कर रखा है इनके भाई ने। मैंने इनके भाई से यही पूछा था कि भाई आप इलाज के लिए कभी उन्हें पैसे देते हो या उनका ख्याल रखते हो या खर्चा देते हो महीने का? अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। खटीमा के सीमांत गांव के ग्रामीणों ने 7 मई को 22 पुल खिलड़िया की शारदा नदी में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि की घोषणा की है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम खटीमा को भी दी। बता दें कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद गृह क्षेत्र में जो अब दुख है वो ग्रामीणों द्वारा जताया जा रहा है, जिसके चलते समाधि की घोषणा की गई है। प्रोग्राम है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हार गए हैं, उसके प्रायश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि ये 22 पुल खिलड़िया में 100 आदमी से ऊपर जल समाधि लेंगे। इसमें मेला घाट, सिसैया, बंधा, बगुलिया, खिलड़िया गांव के लोग सम्मिलित होंगे। उनका कहना है कि उनके द्वारा 7 तारीख को जल समाधि ली जाएगी, तो उसी कार्यक्रम स्थल का हम निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जल स्तर कितना है और गाँव वालों के साथ ताकि हम समाधि स्थापित कर सकें। अभी बातचीत चल रही है इसको लेकर, जो भी होगा हमारे जो भी उच्चाधिकारी निर्देश देंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के थाना पुलभट्टा में पुलिस ने 30 लाख की 200 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जो है नशे की बढ़ती समस्या के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग के। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति नईम खान जो कि सीबीगंज बरेली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। तो इसकी बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको उसमें कमी आएगी और जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं उनको डेफिनेटली एक मैसेज मिलेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। काशीपुर में रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेवा योजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां 38 कंपनियों में 1100 बच्चों को प्लेसमेंट किया जा रहा है। यही नहीं, इससे पहले 1500 बच्चों को कैंपस में ही प्लेसमेंट कर दिया गया, जबकि इस साल सबसे अधिक 65% प्लेसमेंट किया गया है। मेले का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। कोविड की वजह से मतलब बिल्कुल बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए बट उनको जॉब नहीं मिल पाई और बहुत सारे बच्चे मतलब 2 साल से हैं और अभी भी पास आउट। तो ये मतलब
ये रोज़गार मेले से ये है कि एक अच्छा ऑफ़र है हमारे लिए, या मतलब जो भी 2 साल पहले जो पास आउट हुए हैं, जिन बच्चों को नहीं मिली है जॉब और घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑफ़र है कि मतलब वो अपने मतलब प्लेसमेंट करें, और अच्छा एक जॉब का अच्छा ऑफ़र है यहाँ पर। ये जो रोज़गार मेला मंडलीय आयोजन किया जा रहा है, इसमें करीबन 30 से अधिक इंस्टीट्यूट्स के 1100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीबन 38 कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई हैं, और अभी तक पॉलिटेक्निक के भी जो भी छात्र जो फाइनल ईयर में हैं, उनका 45% प्लेसमेंट हो चुका है। और इस मेले को अगर हम मिलाएं और हम मार्केट ट्रेंड देखें, तो इस बार प्लेसमेंट करीबन 60% प्लस क्रॉस करने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही यात्रियों का उमड़ा जनसैलाब, निर्धारित संख्या से ज्यादा पहुंच रहे श्रद्धालु। क्या सरकार की तैयारी पूरी या व्यवस्थाएं अधूरी? चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी पर कांग्रेस ने खेला दाव। लंबी माथापच्ची के बाद लिया फैसला, 31 मई को होगी वोटिंग। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम 2023 में बनकर होगा तैयार। बोले दिव्य और भव्य बनेगा 5वां धाम। और उत्तराखंड में बढ़ रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ, देहरादून और हरिद्वार अव्वल आपराधिक मामलों में, सोशल मीडिया बड़ी वजह। उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है, और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है विकास के एक नए युग को, आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को।